प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका बड़ा भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं परमाणु और अणु। देखिए, जो परमाणु है वो क्या होता है एक्चुअली में। ये जो 9th क्लास का चैप्टर है, थर्ड, जिसका नाम है परमाणु और अणु। अब देखिए, जो परमाणु होता है वो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। आपके पास कोई भी ब्लॉक है, माना ये हमने ईंट का टुकड़ा माना है, और इसकी हम इतने टुकड़े करते जा रहे हैं, इसके टुकड़े करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, थम ही नहीं रहे, हम इसके टुकड़े करते ही जा रहे हैं। तो अंत में एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जिसको अपन आगे और विभाजित नहीं कर सकते। अर्थात पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको और आगे विभाजित नहीं कर सकते, उस सूक्ष्मतम इकाई को अपन बोलते हैं परमाणु। जो परमाणु होती है वो पदार्थ की संरचनात्मक इकाई होती है, अर्थात उसको बनाने वाली इकाई होती है जिससे वो पदार्थ मिलकर बना है। देखिए, इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन सभी का निर्माण है वो परमाणु से होता है। अब अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं, लेकिन हैं सारे के अंदर परमाणु। समझ रहे हो क्या कि पदार्थ की, मैंने इसकी परिभाषा भी लिखी है परमाणु की, कि पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको आगे विभाजित नहीं कर सकते उसे अपन क्या बोलते हैं भाई, उसे अपन परमाणु कहते हैं। छोटी से छोटी इकाई जिसको अपन क्या बोलते हैं, आगे विभाजित उसको नहीं कर सकते, उसे अपन बोलते हैं परमाणु। अब देखिए, इस बात की शुरुआत है वो 500 ईसा वर्ष पूर्व है। 500 ईसा वर्ष पूर्व है। 500 ईसा का अर्थ है कि जो ईसा मसीह भगवान थे उनके जन्म से 500 वर्ष पहले एक दार्शनिक थे जिनका नाम था महर्षि कनाड। उन्होंने क्या बताया कि जब अपन किसी पदार्थ को विभाजित करते जाएंगे, उसको तोड़ते जाएंगे, तो अंत में हमें एक सीमा के बाद एक सीमा ऐसी आएगी अंत में जिसको, उस पदार्थ को अपन और आगे विभाजित नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि जब अपन किसी पदार्थ को तोड़ते जा रहे हैं तो एक सीमा के बाद उसको आगे अपन विभाजित नहीं कर सकते। जो वो सूक्ष्मतम कण है उसी को अपन परमाणु बोलते हैं। ये आज से 500 ईसा वर्ष पूर्व महर्षि कनाड जो दार्शनिक थे उन्होंने ये बात बता दी थी। उन्होंने क्या बताया कि पदार्थ को विभाजित करने पर अंत में एक सीमा के बाद और विभाजित नहीं किया जा सकता, उस सूक्ष्मतम कण को अपन क्या बोलते हैं भाई, परमाणु बोलते हैं। और ये बात सबसे पहले महर्षि कनाड ने बता दी थी भाई। उसके बाद देखिए, ये एक दार्शनिक नहीं थे, ऐसे बहुत सारे दार्शनिक थे जिन्होंने ये बातें बताई। इसके बाद जो अगले दार्शनिक थे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने भी बताया इससे संबंधित ही, परमाणु से संबंधित ही कोई बात बताई। अब वो बात क्या थी कि जो परमाणु होते हैं वो आपस में संयुक्त हो जाते हैं। आपस में क्या हो जाते हैं भाई, संयुक्त, और भिन्न भिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। और वो वैज्ञानिक थे, वो दार्शनिक थे पकुदा कात्याम। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि ये सूक्ष्मतम कण जो परमाणु है वो है सूक्ष्मतम कण। पर सूक्ष्मतम कण संयुक्त होकर पदार्थ के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करते हैं भाई, परमाणु। जो सूक्ष्मतम कण है वो आपस में जुड़ जाएंगे, संयुक्त हो जाएंगे, और पदार्थ के भिन्न भिन्न रूपों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। और ये बात जो बताई थी वो बताई थी पकुदा कात्याम जी ने। किसने बताई थी भाई, पकुदा कात्याम जी ने, जो कि एक भारतीय दार्शनिक थे। जो पकुदा कात्याम थे वो एक भारतीय दार्शनिक थे, उन्होंने ये बात बताई। उसके बाद देखिए, जो अगले जो दार्शनिक थे वो थे डेमोक्रिटस और लियूसिपस। इन्होंने भी जो महर्षि कनाड ने बताया उसी के रिगार्डिंग कुछ बात बताई थी। देखिए, जो डेमोक्रिटस और लियूसिपस है, उन्होंने बताया कि पदार्थ को विभाजित करने पर एक स्थिति के बाद कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। जो महर्षि कनाड बताए थे वो बात बताती डेमोक्रिटस और लियोसिपस ने। उन्होंने बताया कि विभाजित करने के बाद एक ऐसी स्थिति आएगी जिसको अपन उसके बाद उस पदार्थ को आगे विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट है वो है रासायनिक संयोजन के नियम। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है रासायनिक संयोजन के नियम। अब देखिए, रासायनिक संयोजन के नियम क्या होते हैं। जब भी पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेंगे, जैसे मेरे पास एक पदार्थ है और ये दूसरा पदार्थ है, ये दोनों जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर कुछ सिद्धांत होते हैं, उनका ये पालन करेंगे ये पदार्थ, तभी ये आपस में जुड़ पाएंगे। अब वो नियम कौन से हैं, अब देखिए, मैंने इसकी परिभाषा भी लिखी है कि किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, के बीच जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। कुछ सिद्धांतों, कुछ नियम, कुछ रूल के
आधार पर आधारित होती है, कुछ रूलों पर आधारित होती है। इन्हें रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। जब भी कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेंगे, आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, तो उनके बीच जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है, कुछ नियमों पर आधारित होती है। इन्हें अपन रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारी अगली स्लाइड। अब देखिए जो रासायनिक संयोजन का नियम है वो वैज्ञानिक आत्मा एल लॉयजे ने दिए भाई। जो रासायनिक संयोजन नियम है वो वैज्ञानिक आत्मा एल लॉयजे ने दिए। और जो रासायनिक संयोजन के नियम होते हैं वो दो होते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम दो होते हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो पहला नियम है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है वो स्थिर अनुपात का नियम। अब देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बोलता है कि अपन द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसे नष्ट कर सकते हैं। अर्थात हमारे पास कोई भी द्रव्यमान है, हम नया द्रव्यमान न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न उसको नष्ट कर सकते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में आराम से बदल सकते हैं, लेकिन हम उसको उत्पन्न और नष्ट नहीं कर सकते। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बात बोलता है भाई। अब ये बात बोलता है कि इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न और न ही नष्ट किया जा सकता है। साथ में इसकी एक और परिभाषा लिखी है हमने कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी आपके पास रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, उसमें द्रव्यमान को न तो सृजन किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। अर्थात द्रव्यमान है वो हमेशा क्या रहता है भाई, संरक्षित रहता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, बोलता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अपन द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही विनाश कर सकते हैं। देखिए इसके बाद हम एक एग्जाम्पल से थ्रू इसको समझेंगे। जैसे जब हम कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो हमारे पास जो उत्पाद बनता है वो बनता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए जो कार्बन का जो एक परमाणु होता है उसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 12U और जो ऑक्सीजन होता है उसका एक का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 16U। तो दो का हो जाएगा 16 गुना 2, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब देखिए 12 तो है कार्बन का द्रव्यमान और जो 32 है वो है ऑक्सीजन का द्रव्यमान। अब दोनों को जो अपन जोड़ देते हैं तो हमारे पास आता है 44। अब देखिए जो तीर के निशान से जो पहले आते हैं उनको अपन बोलते हैं अभिकारक और तीर के निशान में जो बाद में आता है उसको अपन बोलते हैं उत्पाद। अब तीर के निशान से पहले जितना हमारे पास द्रव्यमान है अर्थात रासायनिक अभिक्रिया से पहले जितना द्रव्यमान है उतना ही हमें को उत्पाद प्राप्त होना चाहिए। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी हमें उतना ही द्रव्यमान का कोई दूसरा पदार्थ प्राप्त होना चाहिए। तो यही बात है द्रव्यमान संरक्षण के नियम की कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है अपन उसमें द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षित रहता है, जितना हमने द्रव्यमान लिया था उतना ही वो बाद में रहेगा। उसी प्रकार जब अपन CO2 का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो CO2 का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए इस यहाँ पर एक कार्बन है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। कार्बन का एक का द्रव्यमान होता है वो 12U होता है और ऑक्सीजन का एक का होता है 16। दो को हो जाएगा 16 गुणा 2, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का जो द्रव्यमान आएगा वो आएगा 44U। यूनिफाइड बोलते हैं U को, यूनिफाइड। तो इस प्रकार ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि द्रव्यमान को अपन न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में अपन आराम से बदल सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, लेकिन द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। उसके बाद देखिए जो दूसरा नियम है वो है स्थिर अनुपात का नियम या फिर है निश्चित अनुपात का नियम। अब ये नियम क्या बोलता है कि देखिए हमारे पास से बहुत सारे यौगिक हैं, बहुत सारे क्या है हमारे पास यौगिक हैं। जैसे हम मैं बात करता हूँ, हमारा एक यौगिक है H2O। इसमें जो एक यौगिक है इसमें जो परमाणु का अनुपात है, परमाणु की जो संख्या का जो अनुपात है वो निश्चित है। यहाँ इस जल के अंदर जो परमाणु है एक तो है हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन है, जो 2:1 के रूप में वो उपस्थित है। आप जल का कोई भी स्रोत ले लो उसके अंदर जो पानी आएगा, जो सॉरी जैसे आप समुद्रों से जल ले लो, चाहे दूसरे देश विदेशों से जल ले लो, तो सभी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 2:1 में आएगा। तो कहने का अर्थ है निश्चित अनुपात का नियम ये बोलता है कि आपके पास कोई भी यौगिक है उसमें जो परमाणु की संख्या का जो अनुपात है साथ में इनके द्रव्यमान का जो अनुपात है वो निश्चित होता है। ये बोलता है स्थिर अनुपात का नियम। इसकी मैंने लिखा भी है कि यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। कोई भी यौगिक है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है और इस प्रकार
प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का जो अनुपात होता है वो स्थिर होता है। जैसे पानी के H2O की बात करें तो इसके अंदर हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 2:1 है। वैसे ही अपन बात करें NH3 की, तो उसमें जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है उसका अनुपात 1:3 है। आप अब अमोनिया को चाहे किसी भी स्रोत से लो, सभी अमोनिया के अंदर जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है उसका अनुपात फिक्स रहता है। नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का जो अनुपात रहता है वो रहता है 1:3। उसके बाद देखिए जो इनका जो द्रव्यमान है वो भी निश्चित होता है। जो द्रव्यमान होता है इन तत्वों का वो भी क्या होता है, निश्चित होता है। देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं H2O की। अब हाइड्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1 यूनिफाइड 1 U, 2 को हो जाएगा 1:2 अनुपात है। ऑक्सीजन का एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 16 U यूनिफाइड। तो यहाँ पर जो अनुपात निकलेगा वो निकलेगा 1:8 है। तो आप जल का कोई सा भी अणु उठा के देख लो, कोई सा भी यौगिक उठा के देख लो, उसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो द्रव्यमान का, इनके दो द्रव्यमानों का जो अनुपात आएगा वो 1:8 ही आएगा। तो ये स्थिर अनुपात का नियम है कि जो यौगिक के अंदर उनके परमाणु की संख्या का अनुपात है और उनके द्रव्यमानों का अनुपात वो हमेशा स्थिर रहता है, वो बदलता नहीं है। इसके बाद मैंने द्रव्यमान से संबंधित पॉइंट लिखा है कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं, निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो पॉइंट हैं वो ये पॉइंट होते हैं। एक जो हमारा पॉइंट है वो परमाणु से संबंधित है कि परमाणु किसे बोलते हैं और इसकी हिस्टोरी क्या है, कौन कौन से दार्शनिक आए, उन्होंने कौन कौन सी बात बताई। एक तो हमारा इस वीडियो के अंदर ये बार पॉइंट कवर हुआ है, और दूसरा जो हमारा कवर हुआ है वो हुआ है रासायनिक संयोजन के नियम। ये किसके द्वारा दिए गए, वो दिए गए आत्मा LYG द्वारा दिए गए रासायनिक संयोजन के नियम में। और ये कौन से हैं, एक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है कि द्रव्यमान को अपन न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसको नष्ट कर सकते हैं, बस वो स्थिर रहता है। और इसकी मैंने एक रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की है। साथ में दूसरा जो नियम है वो है स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम, जो यौगिक के बारे में बताता है कि इसके अंदर जो परमाणु की संख्या है और द्रव्यमान है दोनों का अनुपात हमेशा निश्चित होता है। तो ये हमारे पॉइंट हुए यहाँ पर 2 पॉइंट, 3 पॉइंट परमाणु के बारे में और रासायनिक संयोजन के नियमों के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो हैं वो मिलते रहे।